हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा PSSB क्लरिकल 2018 6/5/2018 को जो इसका एग्जाम हुआ था, उसमें जो जर्नल स्टडी यानी कि जो जीके के क्वेश्चन है उनका हम लोग फुल डिटेल के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंह। इसके अलावा PSSB के रिगार्डिंग हमारे जो है ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर है, बहुत कम फीस के अंदर हम लोग ये बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं। अगर आप PSSB के रिगार्डिंग कोई भी हमारा कोर्स देखना चाहते हैं तो बालाजी एजुकेशन पॉइंट की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये iOS पे और एंड्रॉयड दोनों पे एप्लीकेबल है। इवन आप इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो PSSB का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। मैंने YouTube पे क्या देखा कि कोई बंदा पेपर डिस्कस करवा रहा है तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता है और सिर्फ आंसर बता देता है कि बी ऑप्शन इसका आंसर। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको उस क्वेश्चन के पीछे की कहानी समझाऊंगा। वो क्वेश्चन किस एरिया में से है, मिडाइवल हिस्ट्री में से है, एंशिएंट हिस्ट्री में से है, मॉडर्न में है, करंट अफेयर में से है, क्यों पूछा गया, उसके रिगार्डिंग क्या एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है, वो सारी डिटेल के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, इस एग्जाम के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जनरल स्टडी का मिलेगा 2018 के, दैट इज 31 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर पूछा गया है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एक आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। भारत का एक आयोग है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका मेन वर्क क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। और इसका मेन काम होता है भारत के अंदर विभिन्न जो क्रॉप्स हैं, अलग अलग जो फसलें हैं, उनका MSP तय करना, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना, न्यूनतम मूल्य को तय करना। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस सीजन आने से पहले फसलों का MSP की रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भेज देता है और फाइनल डिसीजन उसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ही लेना। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है 1965 के अंदर बना था। याद रखिए कि CACP वाज फॉर्म्ड इन 1965 और बाद में 1985 के अंदर इसको रीनेम्ड किया गया। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा है। तो बना कब है, 1965 के अंदर। रीनेम्ड कब किया गया है, 1985 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी रहेगा कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस जो है भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करता है खेती बाड़ी मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 32 और 32 क्वेश्चन में पूछा गया, ये टैग लाइन के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिकली आप इसको स्टैटिक जीके बोल सकते हो या जर्नल अवेयरनेस बोल सकते हो। ये आपको किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगा, ना पॉलिटी में, ना ज्योग्राफी में, ना हिस्ट्री में, ना इकोनॉमिक्स में। ये जर्नल क्वेश्चन है, जर्नल अवेयरनेस का। कहता जी एक स्लोगन दिया गया है, स्लोगन का नाम है थिंक डिफरेंट, अलग सोचो, थिंक डिफरेंट। ये स्लोगन निम्नलिखित में से किस बिजनेस कंपनी का ब्रांड लोगो या ब्रांड स्लोगन रहा है? ठीक है, थिंक डिफरेंट 1997 से लेकर प्यारे बच्चों 2002 तक ये स्लोगन था एप्पल कंप्यूटर्स का। इसका एप्पल कंप्यूटर्स का स्लोगन था 1997 से लेकर 2002 तक। दैट इज योर थिंक डिफरेंट। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM बहुत बड़ी एक IT कंपनी है IBM। इसका जो स्लोगन है वो सिर्फ है थिंक। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एप्पल का था थिंक डिफरेंट, IBM का है थिंक ओनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विप्रो ये एक IT कंपनी है, इसका स्लोगन याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो 32 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको ए यानी कि एप्पल मिलेगा। 1977 से लेकर 1997 से लेकर 2002 तक इस कंप्यूटर कंपनी का जो स्लोगन था वो था थिंक डिफरेंट। मूव टू 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों।
गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन इंडियन ज्योग्राफी से है। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के पास जितना भी लैंड है, भारत के पास जितना भी जमीन है, उस जमीन का कितना प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, उस जमीन का कितना प्रतिशत एरिया जंगल के अंदर है। अब इस क्वेश्चन को भाई या तो आप 2018 की नजर से देख सकते हो, या इस क्वेश्चन को आप आज यानी कि 2021 की नजर से देख सकते हो, क्योंकि 2018 में फॉरेस्ट एरिया का प्रतिशत अलग होगा, 2021 में फॉरेस्ट प्रतिशत एरिया अलग होगा। तो मैं आपको आज के नजरिए से बताऊंगा, हम आज की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि भाई एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की 2019-20, ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है ऑन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत का लगभग 71.22 मिलियन हेक्टेयर 71.22 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। टोटल एरिया का 71.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। अगर मैं इसको भारत के टोटल एरिया का प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 21.67 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22% बनता है। भारत के टोटल एरिया का 71.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट के अंदर है आज के समय पर, जो कि पूरे भारत के टोटल एरिया का 21% यानी कि लगभग 21.67% यानी कि 22% बनता है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरेस्ट एरिया पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, यानी कि भारत का आज का टोटल एरिया का 22% एरिया फॉरेस्ट के अंडर है। अब एक बात और याद रखें, 22% एरिया तो भारत का फॉरेस्ट के अंदर है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग भारत के टोटल एरिया का 2.89% एरिया अंडर ट्री है। ठीक है, एक तो फॉरेस्ट के अंदर है, ये किसके अंदर है, अंडर ट्री, यानी कि जिसके अंडर पेड़ लगे हुए हैं, जिसपे सिर्फ पेड़ लगे हुए हैं, जिसपे वृक्ष लगे हुए हैं, फॉरेस्ट नहीं है। 21.67% एरिया फॉरेस्ट का है, 2.89% एरिया भारत का जो है अंडर फॉरेस्ट है। तो लगभग 24.56% भारत के टोटल एरिया पर आपको ट्री लगे मिलेंगे, या जिन पे आपको वृक्ष लगे मिलेंगे, और उसमें से फॉरेस्ट का कितना है, लगभग 22%। ये एक्स्ट्रा बातें भाई याद रख लेना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, या इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। भारत का जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है किस राज्य में है? भारत का भाई जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया आपको भारत का मिलेगा एमपी के अंदर। ठीक है, एक खास तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम मंगरूव फॉरेस्ट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मंगरूव फॉरेस्ट होता क्या है, उसके लिए आपको मेरी ज्योग्राफी की वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐप पे जाके जनरल स्टडी का एक इंडिविजुअल कोर्स आता है वो देख लो। ठीक है, मंगरूव फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज्यादा मंगरूव जंगली खेता जेड़ा है वो गुजरात च पाया जाता है, अज दी घड़ी। दूजे नंबर पे सब तो ज्यादा उड़ीसा च पाया जाता है। सबसे ज्यादा मंगरूव फॉरेस्ट जो है इंडिया में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में। और दूसरे नंबर पर कहां पाया जाता है? उड़ीसा। तो 33rd क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन 22। ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन, बात याद रखिएगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे लिख के बताएंगे कि इंडिया के पास जो लैंड एरिया है, इंडिया के पास जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है? क्या वो 1.54% है, क्या वो 2.4% है, क्या वो 2.7% है, या 2.8%? भारत के पास जो जमीनी एरिया है, भारत के पास जो एरिया है जिसमें पूरा संपूर्ण भारत है, वो पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत एरिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन इंडियन इकोनॉमी से है। ठीक है, आज के टाइम पे ये स्टैटिक जीके का हो गया, उस समय लगभग ये करंट का क्वेश्चन था। 2017 का करंट का क्वेश्चन है और 2018 के पेपर में डाला हुआ है। क्वेश्चन है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिश्रण, मिक्स होना। जब दो बैंक इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा बैंक छोटे बैंक नू पैसे दे के उन्हें मर्ज कर लेंदा और पेड अप कैपिटल खरीद लेंदा है। ठीक है, कहना इन्हां चों किहड़ा बैंक है जिहड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विच मर्ज नहीं होया? सब तो पहला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय पार्लियामेंट्री एक्ट जुलाई 1905 के तहत बना है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार। ये याद रखिए। एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा कहां पर? मुंबई के अंदर। ये भी बात आपको भाई एक्स्ट्रा तौर पर याद रख लेनी है। और इस समय एसबीआई के जो चेयरपर्सन है, इस समय जो एसबीआई के चेयरपर्सन है उनका नाम है दिनेश कुमार। उनका नाम है दिनेश कुमार। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको पहले ही बताया। डेट है भाई 1 अप्रैल 2017। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को बहुत सारे लगभग 4 से 5 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया। ठीक है। पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 1 अप्रैल 2017 को इसको मर्ज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। प्लस नेक्स्ट है जी आपके पास दूसरा बैंक था भारतीय महिला बैंक। ये भी 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के साथ मर्ज हुआ। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक ये भी मर्ज हुआ था भाई, याद रखना। नेक्स्ट तीसरा आपके पास है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये भी भाई आपको 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ था? मर्ज हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नहीं हो सकता, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ भारतीय महिला बैंक नहीं हो सकता। तो एक ही ऐसा बैंक है भाई जो बचा, वो कौन सा है? सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब 1994 में बना था और उस समय इसका हेडक्वार्टर गोवा के पणजी में होता था। उस समय इसका हेडक्वार्टर गोवा के पणजी में होता था। लेकिन बाद में सेंचुरियन बैंक 2008 में एचडीएफसी, क्योंकि ये खुद एक प्राइवेट बैंक था सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, एचडीएफसी के साथ क्या हो गया था? मर्ज हो गया था भाई। तो इसलिए 34th का आंसर आएगा सी, सेंचुरियन बैंक। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में कह रहा है नेम द इंडियन जज। भारतीय जज का नाम बताइए हु हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द नवंबर 2007। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे ही बता दूं कि भाई जी इस क्वेश्चन का आंसर दलवीर भंडारी है, तो क्या पता चलेगा कि मैं जीके का टीचर हूं? क्या टैलेंट है मेरे अंदर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पास्ट क्या है, जब तक ये मैं ना बताऊं तब जीके का टीचर जीके का टीचर। खैर, इस क्वेश्चन में पूछा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर आपको द हेग नीदरलैंड के अंदर मिलेगा। द हेग नीदरलैंड। हेग के अंदर एक जगह है पीस पैलेस। द हेग के अंदर एक जगह है पीस पैलेस, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर काम करती है। उसका एक ऑर्गन है, एक तरीके से उसका एक हिस्सा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मेन काम क्या है? जब दो कंट्रियों के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद हो जाए तो वो विवाद टेबल पर बैठकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के नेताओं को बिठाकर सॉल्व किया जा सके, उसके लिए एक कोर्ट है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है। रिसेंटली एग्जांपल है भारत का एक सिटीजन था कुलभूषण यादव, अगर आपको पता हो, पाकिस्तान ने उसे पकड़ रखा है। पाकिस्तान उसे फांसी देने वाला था, इंडिया आईसीजे पहुंच गया कि आप हमारे सिटीजन को कैसे फांसी दे सकते हो बिना किसी कसूर के, तो आईसीजे ने कुलभूषण यादव की फांसी पे रोक लगा दी। इस तरीके के काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड, याद रखिए। सबसे पहले भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए जज चुने गए थे। एक चीज मैं यहां पर और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बना था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल जजेस की संख्या 15 होती है और एक जज का जो टाइम होता है भाई वो 9 ईयर्स यानी कि 9 साल होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर टोटल जजेस की संख्या 15 होती है, एक जज का जो टाइम या टेन्यूर होता है वो 9 ईयर होता है। पहले भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए जज चुने गए उनका नाम था सर बेंगोली रॉय। सर बेंगोली
रॉय, सर बेंगोली रॉय 1952 में ये चुने गए थे। सर बेंगोली रॉय के बाद डॉक्टर नागेंद्र सिंह का नाम है। सर बेंगोली रॉय के बाद दूसरे भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। दैट इज योर डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तीसरे भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए उनका नाम था आर स्वरूप पाठक। और जो दोबारा चुने गए या चौथे नंबर पर भारत का फोर्थ ऐसा सिटीजन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए जस्टिस गया उसका नाम था दलवीर भंडारी। ये 2012 तक चुने गए थे, 2012 में फिर से री इलेक्ट हुए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा दलवीर भंडारी। ये याद रखना है आपको, इतनी एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी करंट का है, ठीक है। इसको भी हम दो नजरियों से देखेंगे। 2018 में इसका सिनेरियो अलग था, 2021 में इसका सिनेरियो अलग है। तो मैं आपको आज का डाटा बताऊंगा, आज का आंसर बताऊंगा। कहता जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का रक्षण करता है, उत्पादन करता है। पिछली बार का पेपर देखेंगे तो शायद उसमें आंसर जर्मनी मिलेगा 2018 में, लेकिन आज के टाइम पे जर्मनी नहीं है, टोटली रॉन्ग। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सोलर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है चाइना, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है चाइना। नंबर 2 पे है आपके पास यूएसए, नंबर 3 पे है भाई आपके पास जापान, और नंबर 4 पे है आपके पास जर्मनी, और 5वें नंबर पर है आपके पास हमारा प्रिय भारत इंडिया। 6वें नंबर पर है वियतनाम, ठीक है। 6 तक नहीं जाना, मैंने बता दिया वैसे आपको, मेरे पास टॉप 10 की लिस्ट है, पहले 5 याद रखिए। सोलर पावर का उत्पादन करने वाला प्रोड्यूसर के तौर पर आज के टाइम पे चाइना है 2020-21 के अकॉर्डिंग, याद रखिए। भारत ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट कहां लगाया? भारत ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट लगाया पंजाब के अमृतसर के अंदर, कीप इन माइंड, पंजाब के अमृतसर के अंदर, जिसकी टोटल कैपेसिटी थी 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट, कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला सोलर पावर प्लांट पंजाब के अमृतसर में लगा। भारत का पहला फर्स्ट कंप्लीट सोलर एनर्जी से चलने वाला, फर्स्ट कंप्लीट सोलर एनर्जी से चलने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा था? तो वो था कोच्चि, अभी भी है वैसे, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, याद रखिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन फिर इंडियन इकोनॉमी से है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो आप देखें तो या तो वो अभी तक या इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है या वो अभी तक करंट अफेयर को टारगेट कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रेट यानी कि दर है जिसको आरबीआई डिसाइड करता है। ऐजी केड़ी दर है बाजार दी विच इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सी दर को तय करता है, डिटरमाइन करता है। सबसे पहले याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है। आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को बना था, 1 अप्रैल 1935 को बना था, और आरबीआई जो है 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिए। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब कोई चीज जन्म से प्राइवेट है हमने उसे खरीद के सरकारी बना दिया, दिस प्रक्रिया इज नोन एज द नेशनलाइजेशन। क्लियर है? 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई का जो हेड होता है उसे गवर्नर बोलते हैं। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, याद रखिएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था सर स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ या ओ स्मिथ। अगर पूछा जाए आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे
सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अब आरबीआई बाजार की महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज इशू करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, दोज पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू मनी आर नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसीज। ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਂਦਾ CRR, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ प्रतिशत कैश ਤੁਸੀਂ आरबीआई ਨੂੰ रिजर्व करवाओगे, दैट इज कॉल्ड CRR। कभी डिटेल में समझाऊंगा। CRR कैश रिजर्व रेशो। दूसरे नंबर पर टूल होता है रेपो रेट, रीपरचेज एग्रीमेंट, रेपो रेट। तीसरे पे होता है आपके पास SLR, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। चौथे नंबर पर होता है आपके पास बैंक रेट, और एक 5वें नंबर पर होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें कौन कौन सी दरें हैं? एक तो CRR है, SLR है, बैंक रेट है। तो यानी कि 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है ये रहे बी के अंदर। ये डिसाइड करती है कौन भाई? हमारी आरबीआई। खत्म। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट में बताना। भारत के इकलौते ऐसे आरबीआई के गवर्नर, भारत के इकलौते ऐसे आरबीआई के गवर्नर का नाम बताओ जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। बताइए कमेंट बॉक्स में। मूव टू द भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। 38 जो है ये तो मैथ का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन सर आपको पहली वीडियो में करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। हम बढ़ रहे हैं 40th क्वेश्चन के अंदर। विच गुरु इज द दसम ग्रंथ रिलेटेड? निम्नलिखित में से कौन से गुरु जी हैं जिन्ना दा डायरेक्ट रिलेशन है दसम ग्रंथ या 10वें पादशाह दा ग्रंथ? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पंजाब जीके चो, सिख इतिहास चो मेरी पंजाब जीके दी 4 घंटे 51 मिनट की वीडियो है। अज तक किसी भी पंजाब जीके का क्वेश्चन तो बाहर नहीं आया। 1000 MCQ लिख के सॉल्व करवाया है। 3.5 लाख बंदियां ने इन्हू देख चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। इन्हू देख लो। ठीक है। यूट्यूब पे जाके सर्च मार लो पंजाब जीके बालाजी एजुकेशन पॉइंट। खैर अगे बढ़ गया। किहड़े गुरु जी नाल दसम ग्रंथ रिलेटेड है? ऑब्वियसली गुरु गोबिंद सिंह जी नाल। आंसर आ गया गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ और रचनावां। एक गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है जाप साहिब, याद रखिए, जाप साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। एक गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है चंडी दीवार, चंडी दीवार याद रखना है। ठीक है जी, चंडी दीवार गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। ठीक है। तीसरी है जी जफरनामा, जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा फारसी दे विच, पर्शियन भाषा दे विच औरंगजेब नूं लिखा गया सी दीनानगर च बैठ के। चौथी रचना है बचित्र नाटक, 10वें पातशाह दी चौथी रचना है जी बचित्र नाटक। ठीक है जी। पंजवीं रचना है 10वें पातशाह दी अकाल उस्तक, अकाल उस्तक। ये सारिया महत्वपूर्ण रचनावां ने गुरु गोबिंद सिंह जी, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, ये याद रखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। कहता जी हाउ मैनी टाइम्स बाबर अटैक ऑन पंजाब इन ऑल? पूरे आपके समय काल दे विच बाबर ने कितनी बार पंजाब ते अटैक किया? गूगल करके देख लो, गूगल भी इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिंदा। कदे गूगल तुहानू 3 दूगा, कदे गूगल 4 दूगा। राइट आंसर है बाबर ने पंजाब ते 5 बारी हमले किए, 5 टाइम्स अटैक किया। ठीक है। बाबर की एक लड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कद हुई? 1526। पूछा जाए सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई कद हुई? 1556, लगभग 30 साल बाद। याद रखियो क्वेश्चन। नेक्स्ट पानीपत की तीजी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कद हुई? 1761 दे विच। बाबर जिहड़ा सी फरगना दा राजा सी, याद रखना फरगना दा राजा सी। 12 साल की उम्र च आ गया सी इंडिया च, 12 साल की उम्र च फरगना दा राजा बन गया सी। फरगना नियर युजबेकिस्तान प्रेजेंट डे। याद रखिए। फर्स्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया कौन है?
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ बाबर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन आता है बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा है काबुल के अंदर। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल के अंदर। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली के अंदर। उसके बाद आता है अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा, सिकंदराबाद, नियर आगरा, सिकंदराबाद। ठीक है जी। फिर आता है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का मकबरा है लाहौर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, फिर है जी, चलो बस ये 4 याद रखना एक्स्ट्रा तौर पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, 42 क्वेश्चन है। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, इस समय उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति ने वेंकैया नायडू। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट। देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में एक उपराष्ट्रपति का होना जरूरी है। आर्टिकल 63 टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज है 35 ईयर से ज्यादा चाहिए, मोर देन 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो नोन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी हुंदा है। वाइस प्रेसिडेंट आपदा अस्तीफा देश के प्रेसिडेंट को दिंदा है ते प्रेसिडेंट आपदा अस्तीफा देश के वाइस प्रेसिडेंट को दिंदा है, वाइस एंड वर्सा। याद रखिए, जे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलैक्शन च कोई दिक्कत आ जाए, जे कोई डिस्प्यूट हो जाए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलैक्शन च, उन्होंने सॉल्व करने की पावर कल्ली देश के सुप्रीम कोर्ट को होंदी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एज द पंजाबी स्क्रिप्ट। पंजाबी की लिपि किहड़े नाम के नाल प्रचलित है, गुरमुखी के नाम के नाल प्रचलित है। डायरैक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन आता है पंजाबी नूं किहड़ी भाषा का सक्सैसर मन्निया गया। पंजाबी इज द सक्सैसर ऑफ विच लैंग्वेज। पंजाबी इज द सक्सैसर ऑफ सौराशनी प्रकृत। एक भाषा सी पुराने टाइम च सौराशनी प्रकृत। पंजाबी किहड़ी भाषा तो बिगड़ के बनी है, पंजाबी किहड़ी भाषा की उत्तराधिकारी है, तो पंजाबी इज द सक्सैसर ऑफ सौराशनी प्रकृत। ठीक है। पंजाब शब्द कित्थों लिया गया, किहड़ी भाषा चो लिया गया, कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसो पंजाब शब्द किहड़ी भाषा तो लिया गया, कला पंजाब शब्द। मूव टू भाई 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन कह रहा है, कहता जब शेरशाह सूरी ने, सूरी वंश का राजा सी, संस्थापक सी शेरशाह सूरी, जिन्हें जीटी रोड का निर्माण कार्य पूरा करवाया। शेरशाह सूरी तो हारन तो बाद हिमायू किदे वल्ली चला गया, हिमायू ने अपना मुंह किधर कर लिया, तो हिमायू किदे वल्ली चला गया सी, हिमायू लाहौर वल्ली चला गया सी। हिमायू मूव टूवर्ड्स लाहौर, लाहौर रुकिया नहीं, लाहौर हुंदा हुंदा अगे चला गया सी। ठीक है। शेरशाह सूरी ते हिमायू दे विच 2 युद्ध होए ने जिहड़े याद रखने। एक होया 1539 दे विच, नोन एज बैटल ऑफ चौसा। 1539 च होया, नोन एज बैटल ऑफ चौसा दा युद्ध कद होया, 1539 च होया। एक होया 1540 दे विच, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज यूपी च है। ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज जिन्हों बैटल ऑफ बिलग्रिम्स भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कन्नौज इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ बिलग्रिम्स। बैटल ऑफ बिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ये दोनों मेन युद्ध ने जिहड़े कि हिमायू ते शेरशाह सूरी दे विचकार होए ने, ये याद रखियो। एक हिमायू दी बायोग्राफी है, बायोग्राफी का नाम है हिमायूनामा। हिमायूनामा, हिमायूनामा किने लिखी है, हिमायू दी स्टेप सिस्टर या हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने। एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, गुलबदन बेगम ने। याद रखिएगा, क्लियर है जी। इससे पहले वाले क्वेश्चन पहली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए
रिप्लाई में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर नहीं मिला तो, ठीक है। 45th क्वेश्चन में पूछा है हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्ड बहादुर शाह इन द सक्सेशन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा बहादुर शाह को मदद करी गई उसकी राजगद्दी, उसका अधिकार हासिल करने के लिए। यह हेल्प करी गई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम लोग शाह आई बेखबर के नाम से, शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहादुर शाह प्रथम ये वही राजा है जो सबसे ओल्ड एज में, सब तो बुढ़ी उम्र दे विच, मुगलों दे विच जिन्ने भी राजे होए ने उन्हां दे विचों सब तो बुढ़ी उम्र च मुगल राजा बनने वाला राजा है। लगभग 60 साल की उम्र में ये राजा बना था, एट द एज ऑफ 60 ईयर। क्लियर है जी। इससे पहले औरंगजेब राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहादुर शाह के ऊपर याद रखना है, ये पहला मुगल किंग था। ही वॉज द फर्स्ट मुगल किंग, ऐसा पहला मुगल किंग था जिन्होंने मराठास को दक्कन में जो मराठास थे, ठीक है जी, मराठास को सरदेशमुखी एक तरीके का कर होता है, एक तरीके का टैक्स होता है, ठीक है, ये अलॉट किया था। तो क्वेश्चन आता है पहला मुगल राजा जिन्होंने मराठाओं ਨੂੰ ਸਰਦੇਸ਼ਮੁਖੀ नाम ਦਾ टैक्स अलाउ किया, या ਜਿਹੜਾ मुगल राजा मराठा ਨੂੰ टैक्स दिंदा सी, उस टैक्स का नाम दसो, सरदेशमुखी। एम आई क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका लिया गया है इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जब महंगाई बढ़ती है, व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीज, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, कि जब महंगाई बढ़ती है तो निम्नलिखित में से किस ग्रुप को सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट यानी कि लाभ होता है। व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीज, जब महंगाई बढ़ती है तो निम्नलिखित में से किस ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्या वो कॉर्पोरेट इंप्लॉयज हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या डेबिटर्स हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास एक बेस्ट पॉइंट है कि यदि पंजाबी कितनी हुई है। सब तो पहला था कॉर्पोरेट इंप्लॉयज यानी कि कंपनियां दे कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी कि सरकारी कर्मचारी, क्रेडिटर्स यानी कि साहूकार जेड़ा अगे बंदे नू लोन दिंदे ने, ठीक है, डेबिटर्स यानी कि करजई जेड़ा लोन लेंदे ने। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या है? लोगों को नॉर्मली लगता है इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब वस्तुओं का, जब ऑब्जेक्ट्स का, जब थिंग्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। टोटली रॉन्ग। इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्या है, जब मनी की कह लो या करेंसी की कह लो, मनी दी कह लो या करेंसी दी कह लो, जब मनी दी या करेंसी दी परचेजिंग पावर, मनी या करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, करंसी दी खरीद शक्ति घट जाती है, उन्होंने असी की बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। अगर समाज में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा होता है डेबिटर्स को, कर्जइयों को। सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लो तुमने 2010 में कर्जा लिया था, बात क्लियर है, 2010 में कर्जा लिया था, तब महंगाई नहीं थी, तो तुम्हारी जो ब्याज दर होगी, इंटरेस्ट रेट होगा, मान लो वो 5% था, ऐसे ही मान लो। अब अचानक से महंगाई बढ़ गई, अगर महंगाई बढ़ेगी ही तब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी ही तब जब क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ जाएगियां, तो जिन्होंने पहला सस्ते च लोन ले रखे है भाई उन्होंने फायदा हो गया महंगाई बढ़न दे नाल, इसलिए उन्होंने फायदा होगा, डेबिटर्स इसका आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, आप ये लगा लीजिए इस सदी के सबसे बड़े महानायक साइंटिस्ट, अगर मेरी नजर में आप देखें तो आइंस्टाइन के बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन जो पर्सन हुए हैं, इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट हुए हैं, वो है स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस जिनकी हाल ही में मौत हुई, रिसेंटली पास्ड अवे, वो किस चीज में, किस फील्ड के अंदर, किहड़े खेते के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूशन रहा है, तो स्टीफन हॉकिंस जेडे सी
ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ, ਅ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਅ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਾਈਮ, very important book. A brief history of time is a book written by none other than Stephen Hawking. Very important. A brief history of time, very important. ठीक है। अब जो स्टीफन हॉकिंस थे, दो फील्ड के अंदर इनको महारत हासिल थी। नंबर 1 कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट याद रखिए, कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट। सेकंड है भाई आपके पास फिजिस्ट, फिजिस्ट। इन दो क्षेत्रों के अंदर इनको बहुत ज्यादा जो थी हासिल थी, महारत हासिल थी। तो स्टीफन हॉकिंस जो थे साइंस के फील्ड से जुड़े हुए थे, याद रखिए। इनकी मृत्यु जो है डाइड 2018, 2018 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखिए। 2018 के अंदर क्या है, इनकी मृत्यु हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू द 48th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भाई उस समय के हिसाब से करंट से बनता है, 2018 का पेपर है, 2018 का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, हु कंडक्टेड अ सेवरल किलोमीटर लॉन्ग मार्च रिसेंटली इन महाराष्ट्र। ठीक है जी, हाल ही दे विच किहड़े कौन है जिहा तबका है जिन्हां ने एक बहुत लंबा किलोमीटरां दे विच लंबा एक लंबी यात्रा मार्च, लॉन्ग मार्च किया, कित्थे पहुंचण वास्ते, महाराष्ट्र के किसी शहर च पहुंचण वास्ते। ठीक है जी, 2018 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2018 दे विच ऑल इंडिया किसान यूनियन ने, ऑल इंडिया याद रखियो, किसान यूनियन ने, ऑल इंडिया किसान यूनियन ने एक लॉन्ग मार्च किया सी नासिक, नासिक टू मुंबई। ठीक है, नासिक टू मुंबई, एडा वड्डा मार्च सी भी नासिक तो मुंबई तक लोग चले सीगे। 2018 दे विच ऑल इंडिया किसान यूनियन द्वारा नासिक टू मुंबई मार्च किया गया सी, तां ये मार्च किया गया फार्मर्स यानी कि किसानों द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनू याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, हाँ सच, अगे बढ़न तो पहला 3 बिल ने, फार्मर्स के 3 बिल ने जिन्हों के उत्ते अजकल धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, साडे बहुत सारे पंजाबी उत्थे शहीद भी होए ने। ठीक है, वो 3 बिलों के नाम याद रखियो। पहला बिल है जी फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड, पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड, फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कमर्स एक्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स एक्ट 2020, ये पहले बिल का नाम है, याद रखियो। दूसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, ये दूसरा बिल है, कीप इन माइंड। तीसरा बिल है हमारे पास फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस 2020, ये 3 बिलों के नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू द 49th क्वेश्चन। द बीटी सीड्स आर जर्नल जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी ऑफ, सीड्स का मतलब हुंदा बीज। बीटी एक तरीके दे, खास तरीके दे जेनेटिकली जीव विज्ञानिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए गए बीज ने। यह वैरायटी बेसिकली कॉटन की होंदी है, कॉटन जिन्हों नॉर्मल भाषा च कपास या नरमा कह दिता जाता है, कपास या की कह दिता जाता है, नरमा कह दिता जाता है। ठीक है जी, या कॉटन नूं वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। विच क्रॉप इज आल्सो नोन एज वाइट गोल्ड, दैट इज योर कॉटन। देखो जी, एक खास तरीके का बच्चों कीड़ा होंदा है, वो कीड़ा कॉटन नूं खा जाता सी। फिर एक नवे तरीके के कॉटन के बीज बनाए गए जिन्होंने बीटी सीड्स कहते हैं। हुण जिहड़ी चीज़ कीड़े नूं मिठी लगदी सी, जिहड़ी चीज़ कीड़े नूं मिठी लगदी सी, ठीक है, इस बीजा दे विच वो मिठास नूं टॉक्सिक कर दिता गया। मतलब जे हुण इह वो खाऊगा तो उहनूं कोड़ा कोड़ा लगूगा। पहला जिहड़े कॉटन नूं कीड़ा लगदा सी, वो कीड़ा जब कॉटन नूं खांदा सी, उहनूं मिठा मिठा फील हुंदा सी। जब आह वाले बीज खाण लग्या, जब वो खाऊगा तो उहनूं कौड़ा फील होगी, वो चीज़ टॉक्सिक है।
उस कीड़े का नाम है बॉलवॉर्म्स। बॉलवॉर्म्स ਇਹ ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, दैट इज बीटी। बीटी की फुल फॉर्म होती है, याद रखना, बैसिलेसियस बैसिलेसियस थ्रगनिस। बैसिलेसियस थ्रगनिस यानी कि बीटी नाम का एक बीज होता है खास तरीके से जो बॉलवॉर्म्स कीड़े से बचाने के लिए कॉटन को बनाया गया। दैट्स इट, बस ये याद रखना। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लेते हैं और पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पिक द रॉन्ग पेयर फॉर द फॉलोइंग। ये सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है। आपको एक तरफ एक स्पोर्ट्स दे रखी है, एक तरफ उससे जुड़ी हुई कोई कप दे रखा है या टूर्नामेंट दे रखा है और पूछा गया कि निम्नलिखित च केड़ा कप या टूर्नामेंट है अद्धी गेम दे नाल नहीं सही मैच करता। मेरी गल क्लीयर है, हाँ या ना? ठीक है जी, क्लीयर है। सब तो पहला जेड़ा डुरंड कप है बच्चों, डुरंड कप बेसिकली फुटबॉल दे विच हुंदा है। डुरंड कप है जेड़ा यह फुटबॉल दे विच हुंदा है ते रॉन्गली पेयर पूछा तो आंसर आ गया डुरंड कप। ठीक है। विंबलडन कप लॉन टेनिस च हुंदा है, याद रखना। अग्गा खान कप हॉकी दे विच हुंदा है। एशिज जेड़ा क्रिकेट दे विच हुंदा है, बेसिकली आस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड दोनों दे विच ही ज़्यादातर हुंदा है। एशिज टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। ठीक है। कुछ होर कप ने जेड़े बहुत बार पूछे गए हैं, जिमें राइडर कप, वन इज कॉल्ड राइडर कप। राइडर कप है प्यारे बच्चों, ये गोल्फ दे विच हुंदा है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड उबर कप, बहुत जे तुसी करंट अफेयर पढ़ते हो उहदे विच आंदा है उबर कप। बैडमिंटन, बैडमिंटन स्पेशली वुमेन्स वास्ते हुंदा है बैडमिंटन उबर कप। नेक्स्ट है वॉल्कर कप, वॉल्कर कप ये भी गोल्फ के लिए होता है, वॉल्कर कप स्पेशली फॉर द गोल्फ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक देव गोल्ड कप, गुरु नानक देव जी के नाम पर है गुरु नानक देव गोल्ड कप, ये हॉकी के ऊपर होता है। गुरु नानक देव गोल्ड कप हॉकी के ऊपर होता है, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के ऊपर होती है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, याद रखिएगा। ठीक है। ये कुछ कप्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से, राइडर कप जो है गोल्फ से, उबर कप जो है बैडमिंटन से, वॉल्कर कप जो है गोल्फ से और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, गुरु नानक देव गोल्ड कप हॉकी से। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको पॉज करके आराम से लिखते रहिएगा। ठीक है। मुझे बहुत सारा डाटा एक्स्ट्रा बताना होता है तो मैं थोड़ी सी स्पीड तेज रखता हूं। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस तिथि को, किस दिन नू राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे, बाद में उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी, सीवी रमन। एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, फिजिस्ट थे, यानी कि भौतिक विज्ञान के जानकार थे, फिजिक्स के जानकार थे। इन्होंने 28 फरवरी को अपना एक इफेक्ट दिया था जिसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। फिजिक्स का एक लॉ दिता सी जिन्होंने रमन इफेक्ट कहा जाता है। तो इसी इफेक्ट करके 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर सीवी रमन ਨੂੰ नोबल प्राइज मिलिया सी, नोबल प्राइज मिलिया सी। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, याद रखियो। तो नैशनल साइंस डे 28 फरवरी ਨੂੰ डॉक्टर सीवी रमन के रमन इफेक्ट की याद च मनाया जाता है। नैक्सट है 28 जनवरी। आह वाली जी चीज़ है 28 जनवरी, देखो यदा आंसर तो आ गया तो 28 फरवरी। 28 जनवरी ਨੂੰ लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी होंगी है, लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है जी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि जी हुण 28 जनवरी 2021 निकली है, 28 जनवरी 2021 निकली है, यह लाला लाजपत राय की किन्नवीं बर्थ एनिवर्सरी सी? 100वीं, 150वीं, 125वीं, 50वीं या 60वीं, किन्नवीं बर्थ एनिवर्सरी सी? ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स से लिख के दसोगे। 28 मार्च को कुछ नहीं होता, 28 अप्रैल को भी एक दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी। 28 अप्रैल को भाई हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर
सेफ्टी सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है जी। एक 5 सितंबर को याद रख लो, नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे, टीचर्स डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 52 ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अर्जुन अवार्ड मिलिया सी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया सी। 2019 दे विच वर्ल्ड गेम्स के अंदर, विश्व खेलों के अंदर, वर्ल्ड गेम्स के अंदर इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। ठीक है। 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हुई थी। 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो हुई थी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया हर 4 साल बाद होती हैं। तो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगी? तो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी बर्मिंघम में, इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगी, याद रखिएगा ये बात। ठीक है जी। 2026 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स अभी तक डू नॉट डिसाइड, अभी तक DND है, डू नॉट डिसाइडेड है, अभी तक डिसाइड नहीं हुए। ठीक है जी। इसमें एक नाम दिया है मिथाली राज। मिथाली राज जो है क्रिकेट से जुड़ी हुई है, याद रखना। ठीक है। अभी हाल ही में 2021 के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर मिथाली राज फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर, इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं। हु कंप्लीट्स 10,000 रन। ठीक है। मिथाली राज पहली महिला क्रिकेटर बनी है भारत के अंदर जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं इंटरनेशनल। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिर फॉरेस्ट ये एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो कि IUCN की कैटेगरी 2 का हिस्सा है। अब भाई IUCN क्या बला है, कैटेगरी 2 क्या बला है, ये बेसिकली PPSC तक के लेवल के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन द कैटेगरी ऑफ 2। एक आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो IUCN कैटेगरी 4 के अंदर आती है, कैटेगरी 4 के अंदर आती है। ठीक है। जितनी कैटेगरी ऊपर होगी उतनी ज्यादा प्राइवेसी ज्यादा होगी, मतलब नेशनल पार्क के अंदर प्राइवेसी ज्यादा होती है जानवरों की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, क्योंकि नेशनल पार्क कैटेगरी 2 का हिस्सा है। गिर फॉरेस्ट जो है ये गुजरात के अंदर है। बेसिकली गिर फॉरेस्ट फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। एशिया में एशिया ब्रीड के पाए जाने वाले जो फेमस लॉयन है यहां पर वो रखे जाते हैं, एशियाटिक लॉयन के लिए मशहूर है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था जिसका नाम था हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क, जो कि बाद में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। बाद में इनका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट एक शिकारी का नाम था, उनके नाम पर रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल के जिले में मिलेगा, नैनीताल के अंदर मिलेगा, उत्तराखंड के नैनीताल में मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? मैक्सिमम नेशनल पार्क जो है, मैक्सिमम नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश में है, अराउंड 9। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9 है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपके पास प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 के अंदर। 1 अप्रैल 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? एलिफेंट की टस्क को बचाने के लिए, यानी कि वो दंद जे होंगे ने लंबे जे, फरवरी 1992 के अंदर, फरवरी 1992 के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। एक नेशनल पार्क है प्यारे बच्चों जिसका नाम है हेमिज नेशनल पार्क। ये हेलेज था, ये हेमिज नेशनल पार्क है, ये हेमिज नेशनल पार्क है। हेमिज नेशनल पार्क जो है इसकी खासियत क्या है? ये लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ये भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, सबसे हाइट पे बड़ा हुआ नेशनल पार्क है। तो अभी मैंने क्या समझाया? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, एशियाटिक लायन के लिए जरूरी है, आईयूसीएन की कैटेगरी 2 के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आईयूसीएन कैटेगरी 4 के अंदर आती हैं। जितनी कैटेगरी कम होगी जानवरों की प्राइवेसी या इंसानों की वहां पर हस्तक्षेप कम होगा, तो नेशनल पार्क के अंदर ज्यादा प्राइवेसी होती है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था उसका नाम था हेलिस नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल के अंदर है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, टोटल 9 के करीब, और अंडोमान निकोबार में भी 9 है, यूटी अगर पूछे तो, यूनियन टेरिटरी अगर पूछे तो। ठीक है, हेमिज नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एक नेशनल पार्क है, और ये भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो फरवरी 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन जो है भाई ये पंजाब जीके के ऊपर है। इसमें पूछा गया है ਕਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी पंजाबी भाषा ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। In short, which of the following university was established for the promotion of Punjabi language, literature and culture? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को, किस यूनिवर्सिटी को, महाविद्यालय को पंजाबी भाषा के कल्चर, उसकी संस्कृति, पंजाबी भाषा के प्रमोशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया था? उसका आंसर है जी पंजाबी यूनिवर्सिटी। 1962 के अंदर ये बनी थी पंजाबी यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी 30 अप्रैल 1962 को बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब भारत की 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं एंशियंट, जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी है भारत की नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत के बिहार में है, बहुत पुरातन यूनिवर्सिटी है। इसको बनवाया था, एक राजा था कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है जी आपके पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको बनवाया था धर्मपाला ने, पाल वंश के राजा धर्मपाला ने, धर्मपाला ने। एक यूनिवर्सिटी है आपके पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये तीनों एंशिएंट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत पूछी जाती हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव टू द 55 क्वेश्चन भाई, 55th क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब के अंदर पाए जाने वाली मेजर यानी कि बड़े लेवल की फसल नहीं हैगी? पंजाब च गेहूं बड़े लेवल पे हुंदा है, पैडी यानी कि राइस या धान की फसल बड़े लेवल पे होती है। ठीक है, पंजाब के अंदर कॉटन बहुत बड़े लेवल पे होती है, लेकिन पंजाब के अंदर क्या बड़े लेवल पे नहीं होता? वो है पल्सिस यानी कि दाला। पल्सिस ज्यादातर हुंदियां ने जी मध्य प्रदेश, इस वक्त रैंक 1 मध्य प्रदेश दा है। दूजे नंबर च पल्सिस सब तो ज्यादा हुंदियां ने राजस्थान, रैंक 2 राजस्थान है। पूरे भारत की 32% दाला का उत्पादन कला मध्य प्रदेश करता है, ते 13% दाला का उत्पादन राजस्थान करता है, याद रखियो। नेक्स्ट वीट यानी कि गेहूं, गेहूं सब तो ज्यादा यूपी उत्तर प्रदेश के विच हुंदा है। ठीक है, शुगर केन यानी कि गन्ना, वो भी सब तो ज्यादा किथे हुंदा है? उत्तर प्रदेश च हुंदा है। पैडी यानी कि राइस, ये सब तो ज्यादा वेस्ट बंगाल च हुंदा है, ये भी तुसी याद रखना है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। क्लियर है जी। कॉटन सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर होता है। 2021 का सिनारियो बता रहा हूं, कल का पता नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। 56th क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी 56, हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से किसने
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने, ठीक है। रॉबिन शर्मा, ठीक है, पालो कालो, खलील जिब्रान, ये तीनों भी एक राइटर हैं। रॉबिन शर्मा की एक किताब है, काफी ज्यादा पूछी जाती थी किसी समय पर। किताब का नाम है अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये किताब काफी पूछते हैं रॉबिन शर्मा की, ठीक है। पालो कालो की एक बुक है द एल्केमिस्ट, आपको एल्केमिस्ट के नाम पर हॉस्पिटल्स मिलते होंगे, द एल्केमिस्ट। नेक्स्ट खलील जिब्रान, इनके किताब है अ टीयर एंड स्माइल, दैट आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, कैप्टन ऑफ विच मेजर क्रिकेट कंट्री रिसेंटली स्टेप डाउन ड्यू टू द बॉल टेम्परिंग चार्जेस। निम्नलिखित में से किस कंट्री के क्रिकेट के कप्तान ने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दिया है क्योंकि उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग के चार्जेस लगे थे। बेसिकली बॉल टेम्परिंग होता है, जैसे ये मान लो क्रिकेट की बॉल है, उसके ऊपर इस तरीके से एक सील लगी होती है और आप अपने दांतों से उस सील को जो है खरोच देते हो या किसी खुरदरे प्रोडक्ट से उस बॉल को ज्यादा आप जो है रब कर देते हो, जिससे बॉल स्विंग ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं बॉल टेम्परिंग, ठीक है। ये बॉल टेम्परिंग का भाई जो केस है ना, ये हुआ था मान के चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉल टेम्परिंग का जो केस है भाई, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे उनका नाम था स्टीव स्मिथ, क्लियर। और जो वाइस कैप्टन थे उनका नाम था डेविड वार्नर। इन दोनों ने बॉल टेम्परिंग के चार्जेस की वजह से जो था इस्तीफा दे दिया था ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट T20 चल रहा है भाई। T20 2021 के ऊपर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं अब आपको बता दूं। T20 यानी कि 2020 क्रिकेट 2021 वर्ल्ड कप की जो होस्ट कंट्री है उसका नाम है इंडिया। होस्ट कंट्री पहले ये इंडिया में होना था, कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। अब इसको इंडिया होस्ट कर रही है, यानी कि इंडिया की BCCI होस्ट कर रही है, जो भारत के अंदर क्रिकेट का कंट्रोल करती है BCCI, जिसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं आपके पास, ठीक है। अब ये UAE एंड ओमान दोनों कंट्रियों के बीच में हो रहा है, दोनों कंट्रियां हो रही है UAE ते ओमान दे विच यह कराया जा रहा है। होस्ट कंट्री हले भी इंडिया ही है, ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फाइनल है 14 नवंबर 2021 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ T20 ਦਾ। 14 नवंबर 2021 ਨੂੰ ਇਹਦਾ फाइनल होगा दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ, दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्का मूवमेंट, ये पंजाब जीके का भाई, पंजाब जीके का है। कुक्का मूवमेंट, कुक्का आंदोलन किने चलाया या किदे नाल रिलेटेड है? सबसे पहले चला था नामधारी मूवमेंट, ठीक है। नामधारी आंदोलन है जी, वो चलाया सी बाबा बालक सिंह ने। बाबा बालक सिंह जी का एक सक्सैसर सी, यानी कि बाबा बालक सिंह जी तो बाद उन्होंने दी गद्दी ते बैठा बाबा राम सिंह जी गद्दी ते बैठे। ते भाई बाबा राम सिंह जी ने गद्दी ते बैठन तो बाद नामधारिया दी वर्किंग प्रोसीजर च बहुत बदलाव करता, काम करन दे तरीके च बदलाव करता। बाबा राम सिंह दे टाइम ते नामधारिया दा एक होर नाम पै गया सी कुक्का मूवमेंट, एक होर नाम पै गया सी कुक्का मूवमेंट। गल उरों ये निकलती है कि जे नामधारी मूवमेंट के फाउंडर पूछन बाबा बालक सिंह, जे कुक्का मूवमेंट के फाउंडर पूछन तो बाबा राम सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। 58 क्लियर है जी। नेक्स्ट, ठीक है जी, ओके। सिंह सभा मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सिंह सभा मूवमेंट एक अमृतसर च चली है, ठीक है, जीरा बाद चो नाम बदल के खालसा दीवान कर दिता गया सी। एक सिंह सभा मूवमेंट लाहौर च चली गई है। तुसी मैनू कमेंट बॉक्स च लिखना है, कमेंट बॉक्स च लिख के दसना है सिंह सभा मूवमेंट अमृतसर ते लाहौर के फाउंडर किहड़े सी। अलग अलग ने, दोनों का नाम दसना है, ठीक है। कम्यूनिस्ट, ये उत्ते एक बुक लिखी है कम्यूनिस्ट
मैनीफेस्टो, ये किताब लिखी है एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने, याद रखियो। कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो नाम की किताब किने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बी स्कूल? बी का मतलब है बिजनेस, जिहदे विच तुहानूं बिजनेस सिखाया जाता है। इन शॉर्ट MBA, ठीक है, BBA द कॉलेज है, ठीक है जी। देखो आ वाला कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जिहड़ा स्कूल है, ये जिहड़ा कॉलेज है, जो भी तुसीं कहना चाहते हो यूनिवर्सिटी है, ये साइंस नाल जुड़ी हुई है, ये बिजनेस स्कूल नहीं हैगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सारे जिहड़े तीनों ने तीनों बिजनेस स्कूल ने। तो उन्होंने पूछा किहड़ा नहीं हैगा, तो ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज नॉट ए बिजनेस स्कूल। इनू करंट अफेयर दे नाल जोड़ते हैं 2021 का। हाल ही दे विच NIRF की हुंदा? नैशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नैशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। यह साडी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिहड़ी शिक्षा मंत्रालय केंद्र दा, ਉਹਦੇ द्वारा हर 6 महीनों बाद एक रैंकिंग जारी की जाती है भी जिहदे विच इंडिया के सब तो वधिया इंजीनियरिंग कॉलेज किहड़ा रहा, यूनीवर्सिटी किहड़ा रहा, रिसर्च दे विच किहड़ा रहा। तो याद रखियो NIRF रैंकिंग दे विच हाल ही दे विच जिहड़ी आई है, जिहड़ियां टॉप 3 यूनीवर्सिटीज़ ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर 1 ਤੇ IIS ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है। दूजे नंबर ते JNU है दिल्ली के अंदर, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी के नाल जुड़ी रहती है यूनिवर्सिटी। तीजे नंबर ते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी UP, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 60th, आधार कार्ड जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़? निम्नलिखित दे विच किहड़ी फैसिलिटी लैंदे समय सानू आधार कार्ड की लोड़ नहीं पैंदी? बैंक अकाउंट खुलवाने हो तो आधार कार्ड की लोड़ है। डायरैक्ट ट्रांसफर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट ट्रांसफर, ठीक है, द्वारा जिवें मान लो सिलेंडर ते पहला सबसिडरी आती सी, हुण डायरैक्ट थोड़े अकाउंट च आते हैं ना। डायरैक्ट ट्रांसफर बेनीफिट स्कीम्स ने, उन्होंने वास्ते आधार कार्ड की लोड़ है। अवार्ड फॉर नैशनल मीनस कम मैरिट स्कॉलरशिप वास्ते भी आधार कार्ड की लोड़ है। पर किहड़ी चीज़ वास्ते आधार कार्ड की लोड़ नहीं हैगी? जे तुसीं मिड डे मील लैना स्कूल दे विच तां उहदे वास्ते आधार कार्ड की लोड़ नहीं हैगी, ठीक है। आधार कार्ड है जिहड़ा उहनूं हैंडल करदी है UIDAI, उड़ई के द्वारा हैंडल किया जाता है। उड़ई 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दिंदी है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि आधार कार्ड नंबर कितने डिजिट का होंदा है? 12 डिजिट का होंदा है। उड़ई की फुल फॉर्म है यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात क्लीयर है? मिड डे मील स्कीम का हाल ही दे विच कुछ ही दिनों पहला मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के PM पोषण स्कीम कर दिता गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के BJP गवर्नमेंट द्वारा PM पोषण स्कीम कर दिता गया, ठीक है। जे PM पोषण की फुल फॉर्म पूछन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिता गया। 61 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि फैसटीवल ऑफ तीज का जिहड़ा फैसटीवल है पंजाब च किहड़े महीने बनाया जाता है? हुण ये फैसटीवल कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। पंजाब दे विच एक कैलेंडर है विक्रमी कैलेंडर, इनू पंजाब का कैलेंडर बोलते हैं विक्रमी कैलेंडर। किते V फॉर वैन नाल लिखा मिलूगा, किते B फॉर बॉल नाल, विक्रमी कैलेंडर, ठीक है जी। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग सावन के महीने दे विच तीज यानी कि तियां का त्यौहार मनाया जाता है। तीज यानी कि तियां का त्यौहार मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों जिमें कि तुहानू स्क्रीन के उत्ते दिख रहा है PSSB क्लर्क 2018। अज दी इस वीडियो दे विच आपां PSSB क्लर्क 2018 का प्रीवियस ईयर एग्जाम कवर करांगे, जिहड़ा कि 6/5/2018 नूं पेपर होया सी। इस दे विच जिन्ने भी क्वांट दे क्वेश्चन आए सी, क्वांट ते रीजनिंग मिक्स पाई सी। वैसे सिलेबस दे विच क्वांट मैंशन हुंदा है, बट नाल रीजनिंग भी इंक्लूड करके चलणगे, तां रीजनिंग दी तैयारी भी तुहानूं करनी पऊगी, ठीक है जी। 15 क्वेश्चन कहे सी इन्हां ने भी, असीं 15 क्वेश्चन पावांगे, बट 12 क्वेश्चन दे आस-पास अपने कोले पेपर दे विच आए सी।
ਤੇ ਉਹ 12 ਦੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੀਓ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ PDFs ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ PDFs ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PTPLSB ਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬੈਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੈਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ PTPLSB ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੇ 9646810103, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ 9646810103, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ 7009528208 7009528208। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ B ਸੀਰੀਜ਼ D। ਇਹ ਆਪਣਾ PTPLSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੀਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁਆਂਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਆਂਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਤੇ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 16 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕੋਸਟ, ਮਤਲਬ ਜੀਕੇ ਟਾਈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆ ਸੀ ਜੀ 38 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ, ਦ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ 24। ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 24। ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 24, ਐਂਡ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ 143, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 143। ਦ ਸਮ ਆਫ देयर ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ।
ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 24 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 10 ਤੇ 14 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 12 ਤੇ 12 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ XYZ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, x plus y ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 24 ਦੇ। x plus y ਦਾ ਜੋੜ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਐਂਡ देयर प्रोडक्ट इज 143। देयर प्रोडक्ट मतलब x गुना y ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 143। x ਗੁਣਾ y 143 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਆਫ देयर ਸਕੁਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਸਕੁਅਰ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਦੇਖੋ x plus y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ plus 2xy ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ 576। 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 576। 25 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2xy, xy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 143, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 143, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2 ਗੁਣਾ 143 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ 286 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 576। ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਅਰ 576 ਮਾਈਨਸ 286, 576 ਮਾਈਨਸ 286 ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 290। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 290। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 290 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 24 ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 143 ਬਣੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ 11 ਤੇ 13, 11 ਤੇ 13, 11 ਤੇ 13 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 24, 11 ਤੇ 13 ਦਾ ਜੋੜ 24 ਤੇ 11 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 143। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜੋੜ 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 121, 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 169 ਤੇ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 290। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 290। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਰਟ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ 66। ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ 66 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 198, 198 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 594, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ 22। ਕਿਉਂਕਿ 22 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 22 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 66। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 22। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 22। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ। सिक्सटी 68 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਸੀ 67 ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ
देयर आर 15 एम्पलॉइज इन एन ऑफिस, कहता 15 एम्पलॉय ने एक ऑफिस दे विच, द एवरेज एज ऑफ द एम्पलॉय इज 46 साल, तो उन्होंने एवरेज एज है जी किन्ने साल है जी 46 साल। तो देखो एवरेज दे विचों क्वेश्चन है 15 एम्पलॉइज ने, 15 एम्पलॉइज दी एवरेज एज किन्नी है जी 46 साल, तो इन्हों का टोटल किन्ना होगा, इन्हों का जिहड़ा कुल मिला के टोटल किन्ना होगा 46 गुना 15, 46 गुना 15 टोटल किन्ना होगा इन्हों का 690, 46 नूं 15 नाल गुणा कर देंगे अपने को इन्हों का टोटल आ गया 690, मतलब 15 एम्पलॉय की जिहड़ी टोटल एज है, 15 एम्पलॉय की टोटल एज है वो किन्ने साल है 690 साल। हुण कहंदा इफ द सैक्रटरी रिटायर एट द एज ऑफ 60, सैक्रटरी रिटायर हो गया, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग एम्पलॉय, तो देखो सैक्रटरी गया मतलब एक बंदा घट गया, तो किन्ने बंदे रह गए 14 एम्पलॉय रह गए, तो 14 एम्पलॉय की टोटल एज किन्नी होगी, सब तो पहला तो 60 साल उम्र घट गई है ना, क्योंकि 60 साल वाला बंदा चला गया, तो किन्नी उम्र रह गई 630 साल, मतलब 14 एम्पलॉय की जिहड़ी उम्र है 630 साल है, तो एवरेज किन्नी आ जाऊगी जी 630 नूं 14 नाल डिवाइड कर देंगे, इनू डिवाइड करोगे थोड़े कोले किन्ने साल आ जाऊगा 45 साल। इस क्वेश्चन का जिहड़ा अपने को आंसर आना चाहिए वो किन्ना आ जाऊगा 67 का 45 ईयर्स 45 साल अपने को बेसिक क्वेश्चन सी एवरेज दे विचों। नैक्सट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नैक्सट है जी रैंकिंग दे विचों क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन 35 चिल्ड्रन ने अमीराज रैंक की 6 फ्रॉम टॉप, अमीरा का रैंक टॉप तो 6 है, तो देखो किमें बनाओगे, टॉप तो अमीरा का रैंक 6वां। नैक्सट की कहता है एनी इज 7 रैंक बिलो अमीरा, एनी 7 रैंक नीचे है अमीरा नालों, 7 रैंक नीचे है, 7 रैंक नीचे है, तो एनी दी रैंक केड़ा हो गया, एनी दा रैंक हो गया जी 6 ते 7 13, एनी दा रैंक हो गया 13। हुण कहंदा वट इज एनीज रैंक फ्रॉम द बॉटम, एनी दा रैंक बॉटम तो पता करना है जी, एनी दा रैंक बॉटम तो पता करना है, एक तरह का ऐ लगा लो लैफ्ट तो पता लग गया राइट तो पता करना है, तो देखो किमें करोगे, एनी दा रैंक आपां ने फॉर्मूला पढ़िया सी लैफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1, मैंने थोनू रैंकिंग दे विच फॉर्मूला पढ़ाया सी, जे तुसीं मेरी वीडियोज़ देखियां होईयां ने, तो लैफ्ट पोजीशन एनी दी 13, राइट तो आपां पता करनी है, टोटल बंदे किन्ने ने जी, टोटल दिते हुए ने 35 चिल्ड्रन, 35 प्लस 1 तो 35 ते 1 36 हो गया, 13 प्लस आर इक्वल टू 36, तो राइट पोजीशन किन्नी आ गई जी 36 चों 13 घटा दो 23, तो एनी का जिहड़ा रैंक है वह किन्नी पोजीशन ते आ गया, एनी का रैंक आ गया 23 पोजीशन ते 23rd पोजीशन ते। आसी अपने को 68 नंबर क्वेश्चन। नैक्सट चलते हैं अगले क्वेश्चन ते। नैक्सट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है कैलेंडर दे विचों, जनवरी 12 1980 इट वाज सैटरडे, देखो 12 जनवरी 1980 नूं केड़ा दिन है, शनिवार, 12 जनवरी 1980 नूं शनिवार का दिन है। द डे ऑफ द वीक ऑन 12 जनवरी 1979, 12 जनवरी 1979 नूं दिन पता करो, 1979 नूं दिन पता करो। तो देखो हुण आपां जे आपां डायरैक्ट चलीए, हमेशा सीधा चलना हुंदा, रिवर्स नूं डायरैक्ट नहीं, रिवर्स नूं नहीं जाना हुंदा। 1979 तो 1980 तक जाओगे, अपने कोले पूरा 1 साल हो गया, डेट तो सेम ही है, इनू तो छड्ड ही दो, 1 साल होया, ते जिहड़ा साल है नॉर्मल ईयर आऊगा या लीप ईयर आऊगा, कई बच्चे इत्थे कन्फ्यूज हुंदे ने। चैक करो 29 फैब विच आऊगी, बड़े ध्यान नाल देखो भी 29 फैब विच आऊगी, जे आऊगी तो लीप ईयर काउंट होगा, नहीं कि काउंट होगा नॉर्मल ईयर। हुण 29 फैब 1980 दी है, 1980 दी 29 फैब तो विच आ ही नहीं रही, क्योंकि अपने कोले 12 जनवरी 1979 तो 12 जनवरी 1980 तक जाना है। फैब है जी वो किहदी आऊगी 1979 दी, ते 1979 नॉर्मल ईयर है, मतलब जे आपां नीचे नूं जाइए 1 दिन ऐड होऊगा, तो किस च किहड़े दिन च मैं 1 दिन ऐड करा भी शनिवार बन जाए फ्राइडे, क्योंकि जे मैं फ्राइडे च 1 दिन ऐड करूँगा, फ्राइडे च 1 दिन ऐड करके मेरे को शनिवार बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर आना चाहिए सी, वो की आना चाहिए सी तुहाडे कोले फ्राइडे। ठीक है जी, इस तरीके नाल देखना हुंदा भी 1 ईयर का गैप है, नॉर्मल ईयर च किन्ने एक्सट्रा दिन हुंदे ने, 1 दिन एक्सट्रा हुंदे ने,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਰਾਈਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਾ। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अपने कोले मिसिंग नंबर पता करना है। सीरीज है यह जी सीरीज है जी अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अल्टरनेट सीरीज की मैं देखो 4 6 3 5 2। अल्टरनेट सीरीज की मैं 4 तो 3 रह गया, 3 तो 2 रह गया, मतलब उरे एक एक घटता जा रहा है। इसे तरीके नाल 6 तो 5 रह गया, एक घट गया, फिर 5 तो एक घट जूगा, कितना रह जूगा जी 4। तो थोड़े कोले इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4। बहुत ईजी सीरीज पाई हुई है। इस क्वेश्चन का अपने कोले कितना आंसर आ गया 4। ये सी अपने कोले सीरीज दे विचों क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन अ ग्रुप। मतलब ओड वन आउट, एक तरह का जी ओड वन आउट जिन्होंने आप कहने या क्लासीफिकेशन ओड वन आउट भी जेड़ा अलग दी ऑप्शन है अपने को आंसर आ जाऊगा। तो देखो केमिस्ट्री, म्यूजिक, जूलॉजी ते बोटनी। केमिस्ट्री, जूलॉजी ते बोटनी ये तीनों किदे रिलेटेड ने जी साइंस दे रिलेटेड। ये तीनों साइंस दे रिलेटेड ने। तो अपने को जी अलग ऑप्शन है वो की आ जाऊगी अपने को डिफरेंट की है इस दे विच म्यूजिक। बाकी सारिया टर्म्स ने जिहड़ियां वो साइंस दे नाल रिलेटेड ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर की आ गया म्यूजिक। नैक्सट चलते हैं 78 क्वेश्चन। कहना साइंस इज रिलेटेड टू लैबोरेटरी। साइंस किस दे नाल रिलेटेड है जी, साइंस रिलेटेड है लैबोरेटरी नाल। इसे तरीके नाल एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू, एस्ट्रोनॉमी किस दे नाल रिलेटेड है स्पेस नाल, ना ही ऑब्जर्वेटरी नाल, ना ही टेलीस्कोप नाल, ना ही स्टेशन नाल। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस या स्पेस दे नाल अगे साइंस है ना। तो एस्ट्रोनॉमी किस दे नाल रिलेटेड है जी साइंस दे नाल रिलेटेड है। एनालॉजी दे विचों क्वेश्चन सी ये देखो क्वांट कह के मैक्सिमम रीजनिंग पाई हुई है ना। तो क्वांट ते रीजनिंग दोनों थोड़ियां बराबर कवर होन, ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन ते। क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन दे विचों इफ एफ इज ब्रदर ऑफ ए। देखो इसकी डायग्राम बनानी सिखाई सी मैंने, तो आप डायग्राम बनावांगे। एफ ब्रदर है पॉजिटिव साइन मतलब मेल, एफ ब्रदर ऑफ ए। सी इज डॉटर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ ए। के इज सिस्टर ऑफ एफ, के इज सिस्टर ऑफ एफ। जे एफ दी सिस्टर है तो ए दी सिस्टर भी होगी, सॉरी के इज सिस्टर ऑफ एफ। नेक्स्ट, जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी इज ब्रदर ऑफ सी। देन हु इज अंकल ऑफ जी, जी दा अंकल कौन हो गया, जी दे डैडी या जी दी मम्मी दे भाई, जी दी डैडी या मम्मी दा भाई अंकल हो गया। तो अंकल कौन होगा जी एफ। तो जी दा अंकल कौन हो गया एफ हो गया, क्योंकि एफ मेल है। के अपने को की होगी ओदी आंट, के की होगी आंट। अंकल कौन हो गया जी दा एफ। तो अपने को इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी एफ आंसर। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन कहता जी इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इज इंक्रीज्ड बाय फर्स्ट बाय 20% एंड सबसीक्वेंटली बाय 40%। पहला मैंने पोटैटो का रेट 20% ਵਧਾਤਾ, वो बदन तो बाद फिर मैंने रेट किन्ने परसेंट ਵਧਾਤਾ 40%। वट इज द फाइनल प्राइस पर के जी। कहता फाइनल प्राइस की होगा इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 25 रुपए पर के जी। ओरिजिनल प्राइस कितना है जी 25 रुपए। तो देखो इतों ही शुरू करांगे, 25 रुपए है, पहला मैंने 20% ਵਧਾਤਾ, 25 का 20%, 25 का 20% ਵਧਾओगे थोड़े को 5 आ जाऊगा। मतलब मैंने 5 रुपए रेट ਵਧਾਤਾ तो किन्ने रुपए रेट हो गया 30 रुपए का रेट हो गया, 30 रुपए का रेट हो गया। उस तो बाद मैंने 40% ਵਧਾਤਾ,
ਤਾਂ 30 ਦਾ 40%, 30 ਦਾ 40% ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜੂਗਾ? 12 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ? 42 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 42 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ, 42 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 81 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅ ਪਰਸਨ ਕੰਪਲੀਟਸ ਅ ਜਰਨੀ ਆਫ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ 2 ਆਵਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਟਾ ਟਾਈਮ, 48 ਵਟਾ 2, ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਜੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਹੀ ਟੇਕ ਟੂ ਕਵਰ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 252 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 252 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਟਾ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 252, ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 12 ਦੂਣੀ 24, 12 ਦੂਣੀ 24 ਅੱਗੇ 12 1, 21 ਵਟਾ 2 ਮਤਲਬ 10.5 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 10.5 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ 81 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀਕੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਨ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀਕੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਆਟੋ ਕਰੈਕਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल एंड्रॉयड, बायोस, फॉर्मूलाइज्म। ठीक है जी। अगे सारा अपने कोले कंप्यूटर है। तो इन्ने क्वेश्चन सी जी अपने कोले। टोटल 12 क्वेश्चन सी मैथ ते रीजनिंग दे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सी, कोई ज़्यादा औखे नहीं सी। तो जे तुसी PSSB क्लैरिकल दी जॉब लेना चाहते हो तो साडी ऐप डाउनलोड करो, यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो तो टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। तुहानूं आने वाले टाइम दे विच, ठीक है, इस दे विच पक्का जॉब मिल जूगी, तुहानूं प्रॉपर गाइडेंस मिलती चलूगी। तो ठीक है जी, मैथ एंड रीजनिंग वाली वीडियो आपां उरी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।